इंडियन पॉलिटी का ये फर्स्ट चैप्टर हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HP अमित एजुकेशन, अ डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप भी जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि HP अमित एजुकेशन जो कि आपको जो है हर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट प्रोवाइड करवाता है और एजुकेशन फील्ड में जो है हमारी लाइव क्लासेस के बैचेस भी चलते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो लेक्चर को। ध्यान से इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इससे जो है वो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आज के वीडियो लेक्चर से वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो भारत जो है वो आप जानते हैं कि एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसी कंट्रीज हैं उनसे ये घिरा हुआ है हमारा भारत। इन देशों को ऐतिहासिक रूप से जो है वो हमारा जो बृहत भारत है वो माना जाता है, कंसीडर किया जाता है और भारत को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रीज में से जो है वो एक माना जाता है। अगर हम जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये 7वें स्थान पर है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारा भारत का है। इसकी अगर हम आबादी की बात करें तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। भारत विविधता में भी एकता वाला देश है और इसमें कई धर्म और भाषाएं हैं। और अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, यानी कि हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब हम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो संविधान, जो भारत का संविधान है, हम जानते हैं कि हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है, वैधानिक दस्तावेज है हमारा जो भारत का संविधान है, जिसमें कि हमारा जो शासन है उसके जो भी मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक उसके जो भी फंडामेंटल्स हैं, उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनका वर्णन किया गया है, जिनके अनुरूप जो है किसी भी देश या राज्य के संचालन जो वो किया जाता है। तो वैसा ही हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी देश के संविधान से ही जो है भारत जो देश का शासन होता है उसके मूलभूत जो भी उसके आदर्श होते हैं उनका संकेत हमें मिल जाता है। तो भारत का संवैधानिक विकास की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसको हम 2 चरणों में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और दूसरा था हमारा इसमें क्राउन का जो रूल था। तो भारत में ईस्ट इंडिया जो है वो कंपनी की स्थापना के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, क्योंकि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी। तो हम इसके बारे में भी जानते हैं कि जो भारत में ब्रिटिश जो थे वो आपका 1600 में, ठीक है, हमारे भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो है ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आते हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण होता है और ब्रिटिश शासकों ने भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही जो है इसकी शुरुआत कर दी थी। 1600 के रॉयल चार्टर के जरिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शामिल हो जाती है और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। उससे लेकर वर्तमान संसदीय प्रकार की जो सरकार है वहाँ तक जो है इन कई चरणों में इसमें चेंजेस भी हुए हैं। भारत 28 राज्यों और 8 यूटी जो हमारे प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका एक देश है। भारत में सरकार का जो प्रकार है वो संसदीय है। ठीक है, हमारी जो सरकार है वो आपकी संसदीय है, पार्लियामेंट्री है। और कौन से मॉडल पर है तो वेस्टमिंस्टर, ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल भारत की जो है संसदीय शैली की सरकार का एक वेश है। संविधान हमारा कब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा अडॉप्ट किया गया था। और अगर हम इसे बोलें कि तो ये फोर्स में हमारा 26 जनवरी 1950 को आया था। भारतीय संविधान तब लागू हुआ, ठीक है, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करने के बाद आता है कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसे हुआ है। तो हमने जाना कि 2 फेज आए थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे भारत में एंटर करती है और दूसरा जो क्राउन का रूल आता है। तो महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा जो है
उन्हें भारत में हम जानते हैं कि व्यापार करने के काफ़ी विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो कंपनी जिसके कार्य जो अभी तक मात्र जो 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य तक ही सीमित थे, उसने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा उसके जो दीवानी अधिकार थे वो भी प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही जो है भारत में कंपनी की जो क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो एक प्रोसेस थी वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जिस समय तक 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है, ब्रिटेन की जो संसद थी वो विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून जो यानी कि कंपनी के चार्टर थे उसके जारी करके कंपनी के जो शासन था उसको कंट्रोल रखती रही है। तो इसी में जो है कंपनी का जो शासन की जब हम बात करते हैं तो 1773 टू 1858 तक जो है कंपनी का शासन हमारे भारतवर्ष पर रहता है। इस कंपनी के शासन के अंतर्गत बहुत सारे हमारे अधिनियम आए हैं, एक्ट्स आए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो भारत के संवैधानिक जो विकास था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट था, उसका एक महत्वपूर्ण इसमें स्थान रहता है। क्योंकि तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था लॉर्ड नार्थे, ठीक है, जिनका नाम था लॉर्ड नार्थे, ठीक है, लॉर्ड नार्थे जो थे उनके द्वारा एक सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर जो है 1773 में पारित एक्ट को जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया था। इसमें जो था वो आपका क्या किया गया था, जो मद्रास हुआ, बंगाल के जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत ही जो है वो 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में जो है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें कि आपके एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें उच्चतम अगर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। ध्यान रखिए, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। फिर इसके बाद जो है वो आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी द्वारा जो भी अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र थे उस पर जो ब्रिटिश ताज था उसके स्वामित्व के दावे का पहला एक हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट को जो है वो ब्रिटिश संसद में जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, जिनका नाम था विलियम पिट था। उन्होंने इसको जो है वो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। इस एक्ट के माध्यम से जो है वो कंपनी के जो व्यापारिक और जो प्रशासनिक शक्तियां थी, उनके जो कार्य थे, उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। यानी कि जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स थी उनको अलग कर दिया जाता है, उनके जो फंक्शन थे उनको अलग कर दिया जाता है, और जो उसके व्यापार के जो भी उद्देश्य थे, उसकी जो शक्तियां थी, कार्य थे, उनको अलग कर दिया जाता है 1784 का जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है उसके माध्यम से। इस एक्ट का महत्व जो था वो था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार जो है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र जो वो घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट 1813। इसके बीच में 1786 एक्ट भी आता है। ठीक है, आपका 1793 का एक्ट भी इस बीच में आया था। ठीक है, पर हम 1813 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे तो इस एक्ट के द्वारा जो है भारत में कंपनी के जो भी व्यापारिक एकाधिकार थे, एकाधिकार मतलब किसी और का अधिकार नहीं होना, सिर्फ एक ही का अधिकार होना, एक ही कंपनी का अधिकार था, यानी कि कह सकते हैं हम। तो इस एक्ट के द्वारा जो है वो भारत में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त करके क्या कर दिया जाता है, कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, और उनके साथ जो है सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल जाती है। लेकिन कंपनी का जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, ठीक है, उस पर अधिकार बना रहता है, वो कंटिन्यू रहता है। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए जो नियम थे, वो पत्तियां जो थी वो बनाई जाती हैं कि किसी भी रेवेन्यूज, हमारा जो भारत का राजस्व है उससे अगर कोई खर्च करना है तो उसके लिए भी नियम बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। और कंपनी को इसमें फिर से जो है वो, क्योंकि मात्र वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, तो इसी चार्टर एक्ट यानी कि 1813 के तहत जो है अब कंपनी को फिर से 20 नेक्स्ट ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है कि वो भारत में भारत के जो प्रदेश हैं और राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन
अब ये 20 वर्षों का जो उसे अधिकार दिया गया था आगे के लिए, उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि इससे इन प्रदेशों का जो क्राउन का प्रभुत्व है, ऑनरशिप है, उस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी के साथ जो है भारत में जो ईसाई मिशनरी थे उनको भी धर्म प्रचार की परमिशन जो है वो दे दी जाती है कि वो आप अपना जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1833, 1833 का चार्टर एक्ट। जब ये एक्ट आता है तो उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम है जिनका, इनको जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इनको बनाया जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो कि कौन से एक्ट के तहत आए थे, आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इस एक्ट में जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल, जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि पहले जो है मद्रास और जो बम्बई के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया था, और अब बंगाल का जो गवर्नर है उसको भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया जाता है, जिसमें सभी जो भी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ थी वो निहित थी। अब इसके बाद जो है वो आपका क्या होता है, दास प्रथा जो थी, ठीक है, भारत में जो दास प्रथा थी तो इसी एक्ट के तहत जो है वो आपकी इसको जो है वो विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, और 1843 में 1843 में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। 1833 के एक्ट के तहत ही ख़त्म किया गया था। फिर इसके बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट 1853 का। 1853 का ये जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था उसको बेस बनाया जाता है। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका पूर्ण सदस्य बनाया जाता है, और बंगाल के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनके लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इसके बाद हमारा भारत शासन अधिनियम आया है 1858 में, ठीक है, उसमें हमारे भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को जो है वो भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, और अब भारत का जो शासन है वो सीधा जो महारानी विक्टोरिया है उनके अधीन चला जाता है, और जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली थी उसका भी अंत कर दिया जाता है। तो ये जो आपका 1858 का एक्ट था इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को जो है भारतीय शिक्षित वर्ग ने जो अपने अधिकारों का एक मैग्ना कार्टा कहा है। अब इसके बाद जो है क्राउन रूल शुरू हो गया था, ठीक है। अब जो क्राउन का रूल में 1858 का हमने जाना कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली का अंत होता है, महारानी विक्टोरिया के अधीन सारा शासन आ जाता है, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया, और भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। अब इसके बाद जो है वो आपका आता है आगे भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल, जिसमें 1861, 1892 और आपका 1909 आता है। 1861 का ये जो भारत परिषद अधिनियम है तो इसमें जो है वो आपका क्या किया जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है वो 1861 का जो ये आपका अधिनियम है, परिषद एक्ट जो है, गवर्नर जनरल की जो परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्य में सहयोग करने का अधिकार दे दिया जाता है कि आप भी जो विधायी जो कार्य होंगे उनमें जो है वो अपना सहयोग दे सकते हैं। और गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्तियाँ ही थी उनका डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण जो है वो कर दिया जाता है। फिर आपका ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इस माध्यम से जो है केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी इसमें जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई जाती है। यद्यपि बहुमत जो वो सरकारी सदस्यों का ही रहता है, लेकिन फिर भी सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ाई जाती है। फिर 1909 में जो है क्या होता है, इसको मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? 1909 को, 1909 का जो ये आपका एक्ट है। मार्लेमेंटो क्यों कहते हैं इसको, तो जो मार्लेमेंटो थे वो भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, ठीक है। ये राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले, और जो मिंटो थे हमने जाना है वो भारत के कौन थे? वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। इसी से इनका नाम, इसका एक्ट का नाम रखा गया था बाद में मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स, यानी कि मार्लेमेंटो सुधार। 1909 का ये जो भारत परिषद अधिनियम आया था।
लॉर्ड मिंटो ने जो इस दिन को भारतीय इतिहास की एक युगांतर घटना कहा था, इसका लक्ष्य क्या था कि आपके जो भी 1892 के जो एक्ट के दोष थे उसको दूर करना, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको खुश करना, और भारत में जो भी बढ़ता उग्रवाद था, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, उसका सामना करना जो था वो 1909 के एक्ट में आपका इंक्लूड था। फिर इसमें जो है वो आगे आपका आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम भी कहीं पर लिखा होता है इसको, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है, जो आपका 1919 का ये एक्ट है। ठीक है, 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी रखा गया था। इसमें क्या किया गया था कि इसमें लोक सेवा आयोग का गठन हुआ इसी के तहत। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन होता है 1919 के एक्ट के तहत ही इसका गठन होता है। ठीक है, फिर इसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है, और इसमें जो है आपका तत्कालीन जो भी संवैधानिक सुधारों की मांग थी, होम रूल आंदोलन था, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारणों से जो है ये अधिनियम जो है वो हमारा पारित किया गया था। फिर इसके बाद हमारा आता है अगला भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अधिनियम जो है वो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में हम कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होता है। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें कि आपकी 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, जो 1935 का ये एक्ट आया है। तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की जाती है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है, इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की जाती है, आरबीआई की स्थापना भी आपकी 1935 के एक्ट के तहत ही की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया जाता है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, स्थापना की जाती है। तो ये सारे जो हैं वो चीज़ें हमारे 1935 के एक्ट के तहत की जाती हैं। फिर इसके बाद जो है वो हमारा आता है भारत का स्वतंत्रता सम्मेलन, मतलब ये आपका जो भारत स्वतंत्रता का एक्ट है 1947 का। इसी बीच पीछे हमारा जो है वो शिमला सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, 25 जून 1945 को जो है वो शिमला में हमारा शिमला सम्मेलन होता है। ठीक है, जिसमें कि ये सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें 22 प्रतिनिधियों ने जो है हिस्सा लिया था, और इसका जो कोऑर्डिनेशन था वो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो इस सम्मेलन में जो था वो जो हमारी मुस्लिम लीग थी उसने ये शर्त रखी थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन जो वो खुद करेगी। फिर आपका ये जो 1947 का जो एक्ट बनता है, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, माउंटबेटन योजना इस बीच आती है। तो 4 जुलाई 1947 की बात है। ठीक है, आपका 4 जुलाई 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है वो आपका ये अधिनियम 4 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पर पेश किया जाता है, और 18 जुलाई को इसको जो है वो 18 जुलाई को ये आपका स्वीकृत हो जाता है। 15 अगस्त इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अलग अलग अधिराज्यों की स्थापना कर लेते हैं। भारत अपना अलग बनाता है और आपका पाकिस्तान अलग हो जाते हैं और अपना अपने एक अधिराज्य की स्थापना कर ली जाती है। और इसी के साथ हमारा जो 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष जो है वो अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो जाता है और अपना एक संविधान लेकर जो है वो अपना जो है वो शासन प्रशासन देखना शुरू कर देता है। क्योंकि जो माउंटबेटन योजना आई थी 1947 में 3 जून को, उसमें एटली ने जो है वो फरवरी में ही घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 को अपनी जो सत्ता है वो भारतीय सरकार के हाथों में सौंप देगी, क्योंकि अब उसे लग गया था कि हम ज़्यादा दिन यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप अपने संविधान का निर्माण कर लीजिए ताकि जो है कल को आपको अपने शासन प्रशासन को देखने में दिक्कत ना आए। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री फिर बनते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। तो भारतीय संविधान का इतिहास जो है वो हमने इसमें ये देखो 1773 के एक्ट को डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सरल जब पे जो है वो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश बनते हैं। फिर 1781 का जो है वो आपका समझौता रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जिसमें 1773 में संशोधन करके पेश किया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसमें 24 निदेशक मंडल आपके शामिल हैं।
इसी के साथ जो है चार्टर एक्ट 1793 आता है, जिसमें 20 वर्षों के लिए उसका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया जाता है। फिर चार्टर एक्ट 1813, जिसको कंपनी का शासन 20 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाता है, और इसलिए कंपनी को हर साल भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। इसमें ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन इसमें मिल जाती है। 1833 का एक्ट भी हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें मैकाले समिति की रिपोर्ट के आधार पर 3 अधिनियम बनाए गए थे फिर आपके, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द मैकाले कमेटी 3 एक्ट्स वर मेड। एक इसमें आपका आया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार जो था वो पूरी तरह इनसे समाप्त हो गया था। एक सिविल प्रोसीजर कोड 1859 का, इंडियन पैनल कोड 1860 का, और एक आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1869 का। ये 3 जो थे वो आपके आए थे। फिर आपका 1858 टू 1947 तक भारत में क्राउन का रूल रहता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है वो हमारा भारतवर्ष आज़ाद होता है। तो कंक्लूज़न की हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि जो थी वो अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत अलग अलग एक्ट को लागू करना शुरू कर दिया, और उन्होंने हर 20 साल में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के समझौते को जो वो रिन्यू कर दिया गया, और कुछ वर्षों के बाद ही उन्होंने धीरे धीरे भारत पर जो है वो विजय प्राप्त करना शुरू कर दी, और अपने अनुकूल उन्होंने नियम बनाना शुरू कर दिए। कंपनी के दौर के अंत तक जो है अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और अंग्रेजों के क्राउन के शासन के बाद भारत को अपनी आज़ादी मिलती है। और 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारतीय संविधान को स्थापित होने में लगभग 3 साल का समय लगा था। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय जो था वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान सभा को बनाने में लगा था। तो बाकी अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तो आपको हमारा आज का ये जो है वो वीडियो लेक्चर कैसा लगा, हमारी आपको ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन वाला जो कमेंट होता है वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और भी अपडेट्स के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।